बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल एथिक्स के हवाले से हमारा आज का लेक्चर जो है वो व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स, व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ एन एडवोकेट, राइट ऑफ प्री ऑडियंस का जो राइट है एडवोकेट्स का, राइट ऑफ प्री ऑडियंस, राइट ऑफ प्री ऑडियंस के अंदर जो ये है, द अटॉर्नी जनरल शैल हैव प्री ऑडियंस ओवर ऑल अदर, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान स्टेट का सबसे बड़ा वकील होता है, उसका प्रायर राइट है तो बाकी सारे वकीला को छोड़ के उसकी बात को पहले सुना जाए इन द कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ हिज डेजिग्नेशन। और मुल्क का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ हिज प्रिविलेज, मुकद्दस है, इज्जत है, एहतराम है, प्रोफेशनल एथिक्स। और उसके बाद जो है communication made by the clients to his counsel during litigation is privileged. वकील और साहिल के दरमियान जो गुफ्तगू होती है वो एक सेक्रेट ट्रस्ट है, इन द हैंड्स ऑफ एन एडवोकेट, मुकद्दस अमानत है, और वकील को उस अमानत में ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि fidelity is the virtue of virtues and betrayal is the crime of crimes. इस मैक्सिम को ध्यान में रखते हुए the privilege exists in regard to the communication made by the client to his counsel during the course of litigation or professional advice or at any other time when advice is sought for a pending case or for future litigation. तो क्लाइंट और वकील की जो आपस की बातचीत है, आपस का राज है, म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है, इसका पास रखा जाना चाहिए, इसका लिहाज रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों को जो है वो रिवील किया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा, फिर मॉरल और लीगल तकद्दस जो है वो मसक हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज if such communications were not protected, then no client would dare to go to a lawyer for professional. तो अगर इस मशवरे, इस राज, इस आपस की बातचीत का अगर भरम नहीं रखा जाए तो फिर कोई भी बंदा ये पसंद नहीं करेगा कि कोई किसी वकील के पास जाए अपना अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के, अपनी कानूनी मशावरत के लिए, अपने प्रॉब्लम और मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई एक बेसिक चीज़ है इसमें। It should be privileged, must be privileged. The privilege of the client is permanent and does not cease after the relationship of client and counsel becomes clear. जब केस भुगत गया, मुकदमा निमट गया, उसका ये मतलब नहीं कि अब आप अपने क्लाइंट के राज जो है वो अफशा करके फिर लोगों को बता देते, नहीं। ये एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, लीगल लैंग्वेज में, लीगल टर्मिनोलॉजी में हम इस एहतराम के रिश्ते को फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, वकील का और क्लाइंट का जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, उसका उसमें सैंक्टिटी ये है, उसमें एहतराम ये है कि जब तक वो आपका क्लाइंट है उस वक्त तक आप उसके राज के मुहाफिज नहीं है, उसकी बात के मुहाफिज नहीं, बल्कि जब आपकी क्लाइंटेज ख़त्म हो जाए, जब केस डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो फिर भी थ्रू आउट द लाइफ सारी ज़िंदगी के लिए ये आपके पास एक परमानेंट सेक्रेट ट्रस्ट है इन योर हैंड्स, इन योर ब्रेन। आप जो है उसकी इज्जत का पास रखेंगे, उसके राज का भरम रखेंगे, उसके और आपके दरमियान जो कन्वर्सेशन हुई है
जो डिस्कशन हुई है, जो काउंसलिंग हुई है, जो भी राज़ो न्याज़ की बातें हैं, all ins and outs, all secrets which have been discussed between the lawyer and the client, they should be protected. They should be kept in mind and heart, and they should not be exposed to everybody, towards the public, to the people. This is again the subject of trust. The privilege of the client may cease to exist if he waives the privilege. अगर क्लाइंट खुद कहता है कि मेरा ये जो कम्युनिकेशन है इनको अगर एक्सपोज कर भी दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई अगर क्लाइंट इस चीज़ की कंसेंट दे दे फिर जो है आप इस कम्युनिकेशन को एक्सपोज कर सकते। अदरवाइज यू आर मॉरली एंड लीगली एथिक्स के तहत बाउंड हैं कि आप उसका पर्दा या काज है उसको भरण करें। If the client waives this right of privilege तो फिर जो है आप पे कोई मतलब नहीं, आप पे कोई restriction नहीं, आप पे कोई बात नहीं, तो you are at a free of stance. No court compel an advocate to disclose any communication made to him by his client, and the court will never allow the advocate to disclose such communication because it's a gross misconduct on the part of an advocate to disclose communication made to him by his client. अगर क्लाइंट इस चीज़ की इजाज़त देता है फिर तो उस राज को मफशा कर सकते हैं, उस बात को हम एक्सपोज कर सकते हैं, उस चीज़ को आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा तो कोर्ट भी जो है एडवोकेट को इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि आपके क्लाइंट और आपके दरमियान कोई इन्स एंड आउट्स हैं उसको आप करिए अदालत में आप एक्सपोज करें। दिस इज नॉट अलाउड बाय लॉ, दिस इज नॉट अलाउड बाय morality, दिस इज नॉट अलाउड बाय प्रोफेशनल लीगल एथिक्स। क्योंकि ये ग्रॉस मिसकंडक्ट होगा ऑन बिहाफ ऑफ एन एडवोकेट। Of course, the rule applies to information obtained through the relationship of an advocate and his client. It does not apply in other cases. For example, a lawyer is not precluded from giving evidence against the client uh, when the latter committed a theft or any other crime in the presence. तो अब इसमें एक एक्सेप्शन है, जो वकील और उसके मुवक्किल के दरमियान राज व न्याज की बातें हुई उनको तो लीगली और प्रोफेशनल फ्रीडम को एक्सपोज करने का पाबंद नहीं है। लेकिन अगर एक वकील की मौजूदगी में उस क्लाइंट ने कोई और जुर्म कमिट कर दिया है, कोई और एपिसोड है, कोई और ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ लीगली और मॉरली जो है वहाँ फिर वकील को कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक अनदर एपिसोड है, दूसरा सेट ऑफ फैक्ट्स है। तो अगर वकील की मौजूदगी में उसका क्लाइंट को थेफ्ट करता है, कोई रॉबरी करता है, कोई टेररिस्टिक अटैक करता है, कोई मर्डर करता है, उस सिचुएशन में आप वकील को कोई लीगली बॉर नहीं है। आपको उस पर एक एक ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है कि वो जो है अपने क्लाइंट के खिलाफ जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाए, लेकिन वो ट्रांजैक्शन और आपकी शेयर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडवोकेट हुआ है, तो एडवोकेट की मौजूदगी तो एडवोकेट और मामले का जज भी गवाह बन गया है कि कोई एनी अदर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वकील ने देखा कि मेरे क्लाइंट ने कोई थेफ्ट किया है या रॉबरी किया है, डकैती की है, कोई और क्राइम को किया है, मर्डर किया है, तो उसमें जो वकील जो है उस पर वो लीगल बार नहीं है। उस रिलेशनशिप की वजह से अब सब्सिक्वेंट केस में या अनदर केस में वो बार नहीं है, क्योंकि अब दूसरे केस में तो वकील एक इंडिपेंडेंट और लीगल मॉरली एक इंडिपेंडेंट विटनेस है, एक आई विटनेस है, और उसको अपनी एविडेंस जो है अपने क्लाइंट के खिलाफ अगर रिकॉर्ड करवाता है तो ये एक सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट इशू है। इसका उस फिडिशरी रिलेशनशिप के साथ जो है वो एडवोकेट और क्लाइंट का है उसके साथ आप लोग। तो इस मामले में जो है वो फिर वकील के ऊपर भी जो है वो कोई बात नहीं है मॉरली लीगली। उसके बाद है कि
When communication made by the client to his counsel is not privileged. पहले तो हमने वो बात की है कि वकील और क्लाइंट के दरमियान कौन कौन सी बातें जो है वो प्रिविलेज्ड है, और अब वो सिचुएशंस हैं जिन पे ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की जो रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है. However, in the following cases, communication made by the client is not privileged. अब कुछ सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे जिसमें ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वाली जो रेस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दी गई के बावजूद नहीं. कैसे? Where the communications are made in the presence of all the parties to the litigation, they are not privileged and may be treated in the same manner as any other competent. तो ऐसी कम्युनिकेशन जो उस मुकदमे की तमाम पार्टीज की मौजूदगी में क्लाइंट ने अपने वकील के साथ डिस्कस की है, तो अब तो वो पब्लिक हो गई है, अब तो वो म्यूचुअल जो है सीक्रेट नहीं रहा. वहाँ जो है वहाँ फिर जो है वो कोई रेस्ट्रिक्शन या खतरा नहीं है, वो कॉम्पिटेंट जो है एविडेंस. दूसरा सर्कमस्टेंस क्या है? When a counsel has acted for two clients, his communications with them are not privileged. In subsequent suits between them are their representatives. अब एक केस में दो पार्टीज हैं, ए और बी, और ए और बी का केस डिस्पोज ऑफ हुआ, खत्म. अब आप उस प्रीवियस केस में आप ए के वकील, अब उन्हीं अशखास ए और बी के दरमियान कोई सब्सिक्वेंट लिटिगेशन है और आप ए की बजाय बी ने पहले आपको वकील हायर कर दिया है, तो अब यहाँ जो है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वाला रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा. एक सेपरेट केस है, सब्सिक्वेंट केस है, तो नाउ द सर्कमस्टेंसेस आर क्वाइट डिफरेंट. तो उसके बाद जो है where the communication has reference to an unlawful purpose, such as the communication in connection with the commission of a crime, the communication is not privileged. जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया है कि अगर वकील और क्लाइंट के दरमियान कोई ऐसी कम्युनिकेशन है which is related to, which has a concern with, which is pertaining to the commission of some crime, तो आप as a citizen, as a responsible member of the community, अब वकील पे वो privileged communication की जो है वो रुकावट नहीं किया, क्योंकि क्राइम तो जहाँ भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, किसी भी सिचुएशन में हो रहा है, उसको प्रिवेंट करना जो है वो हर शहरी का, हर मेंबर ऑफ द सोसाइटी कम्युनिटी की जो है अव्वलीन जो है फंडामेंटल जिम्मेदारी है. तो दिस इज अ डिफरेंट केस. फिर इसके अंदर जो है where an advocate is consulted merely as a friend or in a casual way and not as a professional manner, and where neither the advocate nor the person consulting him supposes the professional relations to exist, the communication made between them are not privileged. In such a case, the advocate may be forced or disclose the communication made to him by the attorney. For example, a lawyer and his client might be traveling together on business. There would be nothing to prevent the lawyer giving information against his client if he saw him deliberately striking someone illegally or committing some other offenses. तो अगर किसी शख्स ने एज ए फ्रेंड, एज ए नेबर, एज ए कोलीग, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी काउंटी आपसे कोई लीगल कंसल्ट की है और अभी तक आपका वो एक प्रोफेशनल जो है वकील और क्लाइंट वाला जो है बॉन्ड जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो आपके दरमियान जो बात हुई है वो प्रिविलेज्ड नहीं हुई है. आप उसको कहीं भी डिस्कस कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसके और आपके दरमियान वो प्रोफेशनल और मॉरल जो है बॉन्डेज जो है जुडिशरी रिलेशनशिप वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो इसमें फिर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इसी तरह पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि आप क्लाइंट के साथ जा रहे हैं और आपके क्लाइंट ने कोई जुर्म कमिट कर दिया है, तो इन योर प्रेजेंस, इन योर नॉलेज, तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए
citizen of the country, of the state के, that is an independent evidence, और उसमें फिर जो है privileged कम्युनिकेशन वाला जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई जो है वो नहीं होगा। आपके क्लाइंट ने डिलिबरेटली इंटेंशनली अगर कोई ऑफेंस में आपकी प्रेजेंस में कमिट किया है तो ये एक और एपिसोड है, एक नया केस बन जाएगा, एक नई एविडेंस है, एक नया एक डिफरेंट सिचुएशन सेट ऑफ फैक्ट्स है, तो उसमें जो है आपको रुकावट नहीं है। However, after the relations between the client and the advocate has come to an end, the advocate may not seek or accept an employment in opposition to his former client for the purpose of using against him information confidentially gained while the relations subsist. लेकिन ये भी इसके साथ मॉरली एक चीज़ है कि अगर एक आपके क्लाइंट ने आपके साथ कोई चीज़ डिस्कस की है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है उस इंफॉर्मेशन को जो है आपने किसी दूसरे केस में जो है आपने क्लाइंट की अगेंस्ट जो है उसको आप यूटिलाइज या एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये अखलाकी फिर मिसकंडक्ट हो जाएगा। According to canons of professional conduct and etiquette framed by the Pakistan Bar Council ने जो वकीला के लिए canons of professional conduct and etiquette frame किए हैं, उसमें an advocate shall not accept employment adverse to a client or former client relating to a matter in reference to which he has obtained confidential information by reason of or in the course of his employment by such client or former client, provided that an advocate who has not been formally engaged by a person and accepted a retainer nor received any fee for such engagement is not precluded from accepting employment adverse to the interest of such a person. अब इसलिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो रूल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स और एटिकेट जो वकीला के लिए डिवाइस किए गए उसमें उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी कि आप एक क्लाइंट के वकील रहे और फिर आप उसके मुखालिफ के वकील बन जाते हैं सब्सिक्वेंट केस में, तो इस पे कोई लीगल और मॉरल बार या रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जनाब उसके मुखालिफ का केस ले सकते। यू आर लीगली entitled to take the case of adverse party in a subsequent case, in a subsequent situation. You are legally you're fit. But उसके साथ पैरेलल जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि अगर आपने उस फॉर्मर क्लाइंट से कोई ऐसी प्रीशियस या ऐसी सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है जिसको आप जो है सब्सिक्वेंट केस में अपने प्रीवियस क्लाइंट के खिलाफ जो है वो यूज करने जा रहे हैं, तो ये फिर लीगल एथिक्स। तो आपको आपके पास अगर कोई ऐसी सब्सटेंशियल या ऐसी प्रिंसिपल एविडेंस मौजूद है जिससे आप ये समझते हैं कि मैं जो है उस क्लाइंट की जो है क्लाइंट को डैमेज कर सकता हूँ, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपने अगर किसी क्लाइंट का केस लड़ा है तो आप किसी सब्सिक्वेंट केस में वही क्लाइंट जिसका आपने केस लड़ा था वो उसके आप एडवर्स आप आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अब आपको देखना है कि क्या आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन तो नहीं है उस क्लाइंट से, ऑलरेडी आप प्रीवियस केस में ले चुके हैं, फिर इस सिचुएशन में आपको जो है उस केस का वकील नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है इंटेंशनली या वॉलंटरीली जिसको आप सब्सिक्वेंट केस में आपने ही प्रीवियस क्लाइंट के खिलाफ यूटिलाइज करेंगे, तो फिर आप वो केस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो सब्सटेंशियल एविडेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है जिससे आप अपने प्रीवियस क्लाइंट को डैमेज कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्रीवियस इंफॉर्मेशन यू हैव गेन्ड ऑलरेडी, तो फिर आपको जो है उस केस में जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो मॉरली नहीं करना चाहिए। And again, according to Rule 3 laid down by the Bar Council in the same chapter, an advocate shall not accept professional employment
without first disclosing his relation, if any, with the adverse party and his interest, if any, in the subject matter of such. और अगर आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसे केस में आप केस टेकअप कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने जो नया क्लाइंट है उसको बताना होगा कि जनाब मेरा प्रीवियस क्लाइंट के साथ ये रिलेशनशिप रहा है या ये क्लोजिंग रहा है या इस लेवल पे हमारी जो आपस में इंटीमेसी या एसोसिएशन हुई है, आपको फिर उस चीज़ को जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। इसके बावजूद फिर अगली पार्टी अगर आपको एज एन एडवोकेट काम करने के इन्वाइट करते हैं तो आप वो अपनी केस को ले सकते हैं, उस पर लीगल एंड मॉरल जो है वो रेस्ट्रिक्शन। An advocate's privilege is his duty, and his duty is his privilege. The members of the legal profession occupy a very high status, and this carries with it equally high responsibility. जहाँ पर वकील को एक मकाम दिया गया है, एक एहतराम दिया गया है, उस मकाम और एहतराम के साथ एक जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसको निभाना है। The elevated position of the bar is also indicated by the term the aristocracy of the gown. तो इस वकील की कोर्ट के साथ गाउन के साथ जो सैक्टिटी अटैच है, इसका पास लिहाज वो जरूरी। It is the privilege of an advocate to discharge his duties, which can't be performed by the persons who are not members of the organizations. तो कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई ऐसे एक्ट हैं जो सिर्फ वकलाई की जिम्मेदारी है, वही उनको परफॉर्म करेंगे, वही उनको सर अंजाम देंगे, वही उनको निभा पाएंगे। प्राइवेट पर्सन्स ऐसे काम नहीं कर सकते। तो टू बी ए मेंबर ऑफ लीगल प्रोफेशन, it is a privilege of an advocate to represent his clients, to demand audience is also a privilege of an advocate कि उसकी बात को सुना जाए। Advocate has a right to demand fee for his services, but this right is not absolute, as he is engaged in many cases without fee, but still duty exists. अब वकील का ये ज़हन नहीं होना चाहिए कि मुझे हर काम के लिए पैसे मिलने चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आप लीगली तौर पर इंगेज भी हैं, आपको कोर्ट्स में जाना पड़ता है, बार बार साइंस करने पड़ते हैं, चीज़ों को लुक आफ्टर करना पड़ता है, जस्टिस का जो सिस्टम है उसको असिस्ट करना पड़ता है। तो उसमें ये ज़हन नहीं होना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि जो हमें हर कागज़ के और हर कदम के और हर मूवमेंट के जो है वो हमें पैसे मिलने चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ मराइल जो हैं वो वॉलंटरीली हम करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर ड्यूटी, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स और अजीज़ों के लिए, और ख़ुद अपने ज़मीर के लिए। क्योंकि क़ायद आज़म ने फरमाया है कि ज़मीर से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़, जब आप खुदा के हजूर पेश हो तो आप ये कह सकें कि आपने अपने फ़राइज़ जो हैं वो पूरी दयानतदारी से निभाए हैं। गलती हर बंदे से हो सकती है, हर इंसान से हो सकती है। इंसान गलती का पुतला है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम जानबूझ पर गलतियाँ करें और जानबूझ पर भी हम लोगों को अज़ियत दें, लोगों पर जुल्म करें, लोगों के साथ ज़्यादती करें। हमारा मिजाज ऐसा होना चाहिए, हमारा तरीक़ाकार होना चाहिए, हमारी तबीयत जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए, ना कि हम नैरो माइंडेड, हम लोगों में तकसीम करने वाले। ज़रूरी नहीं कि लोगों में पैसे या चावल ही तकसीम किए जाते हैं, आप लोगों में एक अच्छी मुस्कुराहट तकसीम कर सकते हैं, आप लोगों में एक अच्छी लुक तकसीम कर सकते हैं, आप लोगों में एक हमदर्दी का एक लफ्ज़ तकसीम कर सकते हैं। दिस इज़ द ह्यूमैनिटी, दिस इज़ द लीगल प्रोफेशन, और इससे जो आपकी इज्जत जो है वो बढ़ेगी और अल्लाह आपको और नवाजेगा। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका आशिक बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार है। थैंक यू वेरी मच।